हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियां 2022 अगस्त के पेपर में। ये पूरी संभावना है इन 10 सवालों की, जो मैंने पिछले 4 से 5 प्रश्न पत्र का अच्छे से गहन विश्लेषण करने के बाद कुछ ऐसे सवाल निकाले हैं जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, विस्तार और महत्व। दोस्तों, ये जो सवाल है अपने में 3 सवालों को लिए हुए हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ भी पूछा जा सकता है, उसका विस्तार भी पूछा जा सकता है, और तुलनात्मक राजनीति का महत्व या उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। जब तुलनात्मक राजनीति से कोई सवाल आ जाएगा तो आपको ये जो मैं मटेरियल आपको दूंगा और अगली वीडियो में आपको मैं बकायदा इसका आंसर समझाऊंगा इसी यूट्यूब वीडियो के तहत, तो आपको एज इट इज उतार देना है। सवाल कोई गलत नहीं होगा, मार्क्स पक्के मिलेंगे आपको। दोस्तों, दूसरा सवाल आता है दोस्तों, डेविड ईस्टन की सामान्य व्यवस्था सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है, हर साल ये आता है और इस बार भी इसकी पूरी संभावना है इस सवाल के आने की। तीसरा सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको सवाल लग रहा होगा कि हर पेपर में ऐसी सवाल आ रहा है, तो दोस्तों क्या करें। हर आपके इन 3 सब्जेक्ट में ये यूनिट दी हुई है कि भूमंडलीकरण किस तरह राज्य की संप्रभु सत्ता पर प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहले आपको भूमंडलीकरण के बारे में बताना पड़ेगा, वैश्वीकरण क्या है, फिर बताना पड़ेगा कि वो राज्य की संप्रभु सत्ता पर किस तरह प्रभाव डाल रहा है। आप इसके प्रभाव पहले नेगेटिव और पॉजिटिव से शुरू कर सकते हो। जब आप इसके सवाल का अंत करोगे तो इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा दिखानी पड़ेगी कि भूमंडलीकरण ने राज्य की संप्रभु सत्ता को क्षीण नहीं करा, अपितु राज्य की संप्रभु सत्ता को उसने और उन्नत बनाया है, बेहतर बनाया है। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। यहाँ पर भी आपको राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा और IR के अंदर भी आपको राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। आइए तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में बात करते हैं और इसके बाद बात करेंगे भूमंडलीकरण की वर्तमान लहर के संदर्भ में राष्ट्रवाद का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाना है कि दिन पर दिन किस तरह राष्ट्रवाद एक मजबूत होता जा रहा था, और अब जब भूमंडलीकरण आया तो उसने किस तरह राज्य को, पूरे विश्व स्तर को एक गांव के अंदर सिमेट दिया। गांव का अर्थ होता है दोस्तों कि किस तरह उसने सारी व्यवस्थाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया और सीमाएं उसने धुंधली कर दी। अब सीमाएं जो इतनी पहले हुआ करती थी महत्वपूर्ण, अब वो सीमाएं नहीं रही। तो जब ये सीमाएं नहीं रही, जब राज्य का इतना बड़ा अस्तित्व हुआ करता था वो नहीं रहा, तो भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रवाद का अब क्या मूल्यांकन है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आज के टाइम में राष्ट्रवाद उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, कि जो पिछले दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं वो भी राष्ट्रवाद का ही एक अभिशाप था। तो वर्तमान दौर में जो भूमंडलीकरण आ चुका है, जो पूंजीवाद की लहर आ गई है, उसने राष्ट्रवाद को सरल बना दिया है, सुबोध बना दिया है, राष्ट्रवाद को एक पारदर्शी बना दिया है। यहाँ पर आज राष्ट्रवाद की जगह मल्टीकल्चरलिज्म ने मल्टीकल्चर में कन्वर्ट हो गया है। विभिन्न तरह के आपको एक देश के अंदर अलग अलग तरह के कल्चर देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति, एक ही पहनावा, एक ही रीति रिवाज और एक ही चाल चलन हो। ऐसा कोई भी आज के दौर में देश नहीं है। सभी देश बहुसंस्कृतिवाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सभी देशों का कल्चर विभिन्न तरह का हो चुका है, जुली राष्ट्रवादी संस्कृति बन चुका है। आइए तो दोस्तों बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की। समुदाय समरूपता और राष्ट्र निर्माण में इसके निहितार्थ। तो दोस्तों आपको यहाँ समुदाय समरूपता के बारे में बात करनी है और राष्ट्र निर्माण में इसने क्या अपना योगदान दिया, ये सारी चीजें मैं इसका आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, राज्य की उत्पत्ति और राज्य के बारे में मार्क्सवाद ने क्या अपने विचार व्यक्त करे, ये सारी चीजें आपको मैं दे दूंगा और समझाऊंगा भी अच्छे से। अभी मैं सिर्फ आपको इन सवालों का अर्थ बताता हुआ चल रहा हूँ, आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा सारे। फिर से नृजातीयता से आप क्या समझते हैं, इसकी मूल विशेषता बताइए।
दोस्तों, नृजातीयता आज के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। 100% ये सवाल आपके पेपर में आएगा, क्योंकि नृजातीयता बढ़ती जा रही है। लोगों को अपने देश से कम अपने समूह से ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। बात करते हैं विकासशील देशों में नौकरशाही की विशेषता। हालांकि दोस्तों, जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का मॉडल दिया था, इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर का नौकरशाही की विशेषता बताओ, और दूसरा सवाल आता है विकासशील देशों में नौकरशाही की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि विकासशील देशों में नौकरशाही वैसे नहीं रही जैसा मैक्स वेबर का सिद्धांत विकसित देशों के लिए था। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताएं, नौकरशाही का स्वरूप वो विकसित देशों के लिए बनाया था, ना कि विकासशील देशों के लिए। विकासशील देशों के लिए नौकरशाही एक जटिल होती जा रही है, एक कठोर होती जा रही है। वो नौकरशाही नहीं, एक कठोर सरकार का रूप लेती जा रही है। आज विकासशील देशों को नव लोक प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्हें नौकरशाह नहीं, उन्हें प्रबंधक की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसीलिए नौकरशाही, अगर विकासशील देशों में नौकरशाही चलानी है तो आपको कम से कम शासन और ज़्यादा से ज़्यादा सुशासन पर बल देना चाहिए, और सुशासन के माध्यम से ही, लोगों की सहभागिता के माध्यम से ही, पारदर्शिता के माध्यम से ही नौकरशाही का स्वरूप आज के दौर में विकासशील देशों में स्पेशल ठहर सकता है, यदि वो सरकार नागरिकों की सहभागिता के साथ चलती है तो, अन्यथा नहीं। बात करते हैं दोस्तों, सजातीय समूह क्या है, सजातीय आंदोलन के उत्तरदायी कारक। दोस्तों, ये भी वही है, नृजातीयता और क्या है, सजातीय समूह क्या है। तो अलग अलग तरह के समूह बनते जा रहे हैं सजातीय समूह, और इनके आंदोलन के उत्तरदायी कारण अलग अलग तरह से ये आंदोलन करते हैं। जैसे हम असम के अंदर देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी हमारे जो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर और साउथ के अंदर कुछ ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र हैं, संवेदनशील जो जगह है, वहाँ पर जनजातीय आंदोलन अपने अपने आंदोलनों को समय समय में बढ़ाते रहते हैं और सरकार से मांग करते रहते हैं अपनी नाजायज़ मांगों की। जब मैं आपका उसको सवाल का जवाब दूंगा, आप उसमें इसे विस्तार से पढ़ लीजिएगा। अभी हम सिर्फ यहाँ इसके सवाल का अर्थ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। दोस्तों, यहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक राज्य। ये सीधी सी बात है। यहाँ पर दो तरह के आपको जवाब देने पड़ेंगे कि गांधी ने किस राज्य की संकल्पना की थी, और आधुनिक राज्य और गांधी के परिप्रेक्ष्य से राज्य के अंदर क्या विभिन्नताएं हैं। आधुनिक राज्य किस तरह एक हिंसात्मक राज्य होता जा रहा है, जबकि गांधी का तो राज्य ही नहीं था। वो तो, गांधी तो कहते थे कि राज्य की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राज्य होगा तो शोषण होगी, हिंसा होगी। गांधी कहते थे कि राज्य की जरूरत ही नहीं है, अगर हो तो स्वराज्य हो, जहां पर छोटे से छोटा तबके का लोग भी अपने आप को स्वतंत्र समझे और अपने अधिकार और कर्तव्यों को बोध को महसूस करें। तो ये है दोस्तों गांधी का राज्य। गांधी के राज्य को दूसरे शब्दों में राम राज्य भी कहा जाता है, जो वर्तमान दौर में मोदी सरकार राम राज्य की जगह उसके नाम को बदलकर एक सुशासन राज्य की ओर आगे बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान राज्य भी एक सुशासन की राज्य की ओर तरह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपको इन दोनों को आपस में संबंधित करके इसके आंसर का जवाब लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण एवं सतत विकास। यहाँ पे आपको पर्यावरण सतत विकास के बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्रामशी का नागरिक समाज। सिंपल नागरिक समाज भी पूछा जा सकता है, और थिंकर को जोड़कर भी नागरिक समाज के बारे में पूछा जा सकता है कि ग्रामशी का नागरिक समाज बताओ। इसमें दो तरह के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं हैगल का क्वेश्चन भी आ जाता है कि हैगल का नागरिक समाज बताओ या ग्रामशी का नागरिक समाज बताओ। तो ज़्यादा संभावना ग्रामशी के नागरिक समाज की लगी। ग्रामशी सबसे अच्छा नागरिक समाज को डिफाइन करता है और विस्तार से बताता है। दोस्तों, इस को प्रश्न पत्र के आखिरी सवाल है, मानवाधिकार समाजवादी परिप्रेक्ष्य, इसी के साथ पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर हर साल शॉर्ट नोट्स के अंदर
मानवाधिकार के बारे में समाजवादी परिप्रेक्ष्य और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य पूछा जाता है। इन दोनों में से एक आएगा। मानवाधिकार के बारे में या तो समाजवादी परिप्रेक्ष्य बताइए या पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य बताइए। दोस्तों फिर आखिरी है बहुसंस्कृतिवाद। दोस्तों बहुसंस्कृतिवाद हर बार हर क्वेश्चंस में आ रहा है, चाहे आपका पॉलिटिकल थ्योरी हो, तुलनात्मक राजनीति हो, आपका भारत लोकतंत्र और विकास हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा अपने प्रचलित रूप में है, या तो इसे विभिन्न प्रकार के देश जिन्होंने इसे सबसे सर्वप्रथम अपनाया था आज वो इसके अगेंस्ट हो गए हैं, इसके विरोध हो गए हैं। जिन देशों ने अभी तक बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया नहीं था वो देश अब बहुसंस्कृतिवाद को अपना रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ये है कि हम अपने देश को, अपने देश के लोगों को प्राथमिकता दें या विभिन्न देशों से आने वाले लोगों को, जो अल्पसंख्यक के तौर पर आते हैं, जो शरणार्थी के तौर पर आकर बस जाते हैं, जो प्रवासियों के तौर पर आकर बस जाते हैं, तो हम उनको ज्यादा महत्ता दें। तो आखिर ये जो एक क्या कहते हैं विरोधाभास है आपस में, ये किस तरह से जो अनसुलझा बनता जा रहा है दोस्तों, इसी को बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। जैसे कि अल्पसंख्यक, प्रवासी, शरणार्थी समूहों को उनकी संस्कृतियों को प्रमोट करना बिना किसी दबाव के और बिना किसी अपनी संस्कृति में सम्मिलित या मिश्रण करते हुए, उनकी स्वतंत्र संस्कृति का अस्तित्व को बनाए रखते हुए हम बहुसंस्कृतिवाद का दर्जा उन्हें तब दे सकते हैं। किसी राज्य को बहुसंस्कृतिवाद का दर्जा तब प्राप्त होता है जहां पर उस राज्य के अंदर अल्पसंख्यक, शरणार्थी, प्रवासी लोग अपने आप की संस्कृति को एक स्वतंत्र संस्कृति महसूस करें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मानसिक उत्पीड़न के। दोस्तों इसी तरह ये आपका सवाल भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। आखिरी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके बताऊंगा इनके बारे में, इनके सवालों के बारे में, क्योंकि दोस्तों पढ़ने से ज़्यादा आप जब मेरी वीडियो को सुनेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी और फिर आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे के आ सकते हो। दोस्तों ये संभावित 10 सवाल जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ये वो मैंने लिखे हैं पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करने के बाद। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने यहाँ पर पीडीएफ के अंदर भी लिख दिया है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम के अंदर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। यूट्यूब चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों इसी तरह इस कड़ी को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।